ठीक है। ईयू के बारे में मैंने आपको इसका फाउंडिंग कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो फ्लैग है ये बता दिया था मैंने आपको, इसका बर्थ बता दिया था, पूरी टाइमलाइन बता दी थी। टाइमलाइन को आज की क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करो, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। इस मैप की तरफ ध्यान से एक बारी देखो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द ईयू मेंबर्स, या कभी कभार सीबीएसई इतना क्रूएल हो जाता है कि वो ये भी बोल देता है कशिश के मैप दे दिया आपको, ये सारी कंट्रीज़ के स्पेसेस ब्लैंक छोड़ दिए, इनमें से मार्क करो कि कौन सी न्यू कंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी हैं। तो याद रखना, ये आपको ऑरेंज वाली याद होनी चाहिए, पर्पल वाली ऑटोमेटिकली उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। बताता हूँ कैसे, ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर से नीचे आप आना। ये बाल्टिक रिपब्लिक्स आपको याद होंगे, इनका ऑर्डर जिस ऑर्डर में हम लोग बोलते हैं ना, उसी ऑर्डर में इसका वो होता है बोलने, मतलब लोकेशन का तरीका। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है। फिर आता है आपका पोलैंड, चेक रिपब्लिक, या जिसका पुराना नाम था चेकोस्लोवाकिया, फिर स्लोवाकिया, अलग हो गए थे ना ये दोनों, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया ये है जहाँ पर ये एरो आ रहा है ना, ये स्लोवेनिया है, ये है क्रोशिया, फिर है रोमानिया, बल्गेरिया। एक और रह जाता है नीचे, जस्ट सी, कहीं स्टूडेंट्स की नज़र इस पर नहीं पड़ेगी, साइप्रस। साइप्रस। अब अगर आप ये ऑरेंज वाले न्यू कंट्रीज, न्यू मेंबर्स याद कर लो, अगर यूरोपियन यूनियन के, ये ईयू के नए मेंबर्स हैं, है ना। अगर आप ये याद कर लो, इसके अलावा कोई भी कंट्री आ रही है, वो आपको बोल रहे हैं कि एक लिस्ट दे रहे हैं कि इनमें से न्यू मेंबर्स, ओल्ड मेंबर्स को सेपरेट करो। न्यू वाले कम है। लाइफ में हमेशा एक रूल बनाओ अपने पढ़ाई में कि जब भी कोई कम चीज़ होती है उसको याद कर लो, उसके अलावा जो भी चीज़ बच गई वो तो है ही ना। अगर जैसे आपने न्यू मेंबर्स याद कर लिए, लिमिटेड है, कितने हो गए? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, बल्गेरिया और साइप्रस। 12 कंट्रीज़। ये 12 कंट्रीज़ आपको पता है कि न्यू मेंबर्स, अगर आप इनको याद कर लो, बाकी कोई भी कंट्रीज आ गई तो वो ओल्डर मेंबर ही तो होगा। समझ में आई ट्रिक? समझ में आया? ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपने नैम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री और नैम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज याद करी थी ना, ऐसे आपको ये भी याद करना पड़ेगा। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, याद करना ही पड़ेगा, कर लेना इसको फटाफट से याद। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवा दिया था लास्ट क्लास में आई थिंक, कि ईयू की जो पावर है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टर्म्स में कैसे दिखती है, और क्या वो यूएसए की हेजेमनी को ओवरकम करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। याद है? लिखवाया था ना क्वेश्चन ये, मैंने बोला था एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दूंगा मैं इसकी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, एक फैक्ट है, आपने शेंजन वीज़ा का नाम सुना होगा, सुना है? नहीं? ये क्या होता है? आपके पास अगर शेंजन वीज़ा होता है ना, इसका मतलब पता है क्या है? आप ईयू की कोई भी कंट्री अनरिस्ट्रिक्टेड वे में ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास ये वाला वीज़ा है तो। अंडर द शेंजन एग्रीमेंट यू हैव टू गेट अ वीज़ा फ्रॉम जस्ट वन ऑफ द ईयू कंट्रीज। किसी भी एक कंट्री का, ईयू कंट्री का, मान लो तो यहाँ पर इतनी सारी हैं, बताओ किसका बनवाना पसंद करोगे, अपने हिसाब से चूज करो लो। ओल्डर कंट्री, न्यू कंट्री बताओ। हाँ, सारी, कोई भी एक जाओगे तो एक कंट्री ना, मतलब पहले एक कंट्री, जैसे जब आप जा रहे हो, आप बताओ कौन सी कंट्री इनमें से चूज़ कर रहे हो जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। हाँ, फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच बहुत पसंद है तुम्हें, फ्रांस। आप अगर फ्रांस का वीज़ा बनवा रहे हो ना, तो एक शेंजन एग्रीमेंट के तहत आपका एक शेंजन वीज़ा बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज इन सारी कंट्रीज़ का, याद रखना, पूरे की पूरे यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने, आपको एक रूल समझाया था, पूरे का पूरा यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। कशिश लास्ट क्लास में बहुत क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में मैंने ये बोला था, सारे के सारे ईयू के मेंबर नहीं हैं, सारा पूरा यूरोप शामिल नहीं है यूरोपियन यूनियन में। इनमें से कोई कंट्री जो आपको दिख रही है, आपने चूज़ करा फ्रांस, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा क्या फ्रांस यूरोप में तो है, लेकिन क्या वो ईयू का मेंबर है? जी हाँ, ईयू का मेंबर है, ठीक है, पुराना मेंबर ही है काफ़ी ज़्यादा। तो इसका मतलब फ्रांस अगर ईयू का मेंबर है, इन सब मेंबर्स ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर रखा था, शेंजन एग्रीमेंट। शेंजन एग्रीमेंट के तहत इन सबका एक कॉमन वीज़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं शेंजन वीज़ा।
चलो आगे। तो शेंजन एग्रीमेंट के तहत इफ़ यू हैव टू गेट अ वीज़ा फ्रॉम जस्ट वन ऑफ द EU कंट्रीज, आपने कशिश एग्जाम्पल में मुझे बोला फ्रांस, एंड डेट अलाउज यू एंट्री इन मोस्ट ऑफ द अदर EU कंट्रीज, आपको बाकी EU कंट्रीज में एंट्री मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? आपका यूरोप का किसी भी कंट्री का जो वीज़ा होता है ना, आप नॉर्मल लैंग्वेज में तो बोल सकते हो कि हम फ्रांस जा रहे हैं, मेरे पास फ्रांस का वीज़ा है, लेकिन नहीं, जो आपको इशू होता है ना, आप अपने कभी पासपोर्ट के साथ साथ जब किसी यूरोपियन कंट्री जा रहे हो, जैसे आप ना थोड़ी हिस्ट्री चेक करना, अगर आपके पास उसका प्रूफ पड़ा हो, जब आप ब्रिटेन गए थे ना, अगर वो अभी तक वो डॉक्यूमेंट पड़ा हो तो वहाँ लिखा रहेगा शेंजन वीज़ा, कभी देखना निकाल के जब आप गए थे ना, आप बता रहे हो। इसके अलावा आप एक और कंट्री गए थे, आई थिंक, कहाँ जा चुके हो? कहीं दुबई गए थे क्या? नहीं, लेकिन दुबई तो यूरोपियन है नहीं, यूरोपियन कंट्री तो ब्रिटेन ही गए हो ना, अभी तक यूके गए हो ना, ठीक है ठीक है। शेंजन वीज़ा वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई है। अब समक्ष ध्यान दो, पेज नंबर 53 पे हम लोग हैं, और अब हम लोग बात करेंगे EU के अलग अलग डोमेन ऑफ पावर की। इसके बाद हमारा EU का टॉपिक आज की क्लास से कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग इन पावर्स को एनालाइज करते हुए 3 पावर्स की बात करेंगे बेसिकली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक ही है टॉपिक, और तीसरा है मिलिट्री इन्फ्लुएंस EU का क्या है। फिर हम एनालाइज करेंगे क्या ये जो पावर है EU की, यानी कि जो ये त्रिकोण पावर है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस, क्या ये USA की हेजिमनी को चैलेंज करने के केपेबल है या फिर नहीं है, इसको हम एनालाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। EU के पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की, ठीक है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फिगर और डेटा आपको पता होना चाहिए जो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे EU के 3 टाइप की पावर से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक पावर। EU ना, सबसे पहली तारीफ EU की इकोनॉमिक टर्म्स में, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की EU। तो EU की तारीफ में सबसे पहले मैंने आपको बताया, EU वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी GDP 17 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा रही इन 2016 के ईयर में। और ये GDP कितनी है अगर देखें हम लोग अमेरिका के कंटेक्स्ट में, इट इज़ नेक्स्ट टू द USA। नेक्स्ट टू द USA मतलब EU की जो GDP है वो सेकंड लार्जेस्ट है, जिसमें लिखा हुआ था ना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, इसका मतलब फर्स्ट अमेरिका है, ठीक है? करेंसी जो EU की है, जो वो लोग यूज़ करते हैं कंट्रीज, यूरो, ये USA डॉलर पर थ्रेड पोस्ट कर सकता है। USA डॉलर आप जानते हो एक डोमिनेंट करेंसी है, बहुत सारी कंट्रीज में आपको पता है ना, अमेरिकन डॉलर एक्सेप्टेबल करेंसी होती है वर्ल्ड में। अगर भाई इंडियन रुपी तो कहीं काम नहीं करेगा, तो USA डॉलर हर जगह प्रोमिनेंट है कि नहीं वर्ल्ड में, हर जगह, किसी भी कंट्री की अगर आप बात कर लो, है ना? लेकिन आप चलो अमेरिकन वो छोड़ो, इंडिया बताओ, इंडियन रुपी कहाँ एक्सेप्टेबल है? इंडिया के अलावा कौन सी कंट्री ले लेती है? बताओ। नहीं होता ना कहीं भी, ऐसा कहीं नहीं होता ऐसा। या फिर अगर हम लोग बात करें जैपनीज़ येन, ले लेगा कोई आराम से? अफ़गान की करेंसी, पाकिस्तानी रुपया, ये सब एक्सेप्टेबल इतना ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन आप एक चीज़ तो जानते हो ना, अगर पूरे के पूरे यूरोप में और EU की इतनी सारी कंट्रीज़ में अगर एक कॉमन करेंसी है EU में अगर एक कॉमन करेंसी है यूरो, तो वो अमेरिका डॉलर जितनी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, तो सेकंड मतलब एक तरीके से क्या कहेंगे हम इसको, फ्लोटिंग करेंसी जो एक्सेप्टेबल है वो यूरो तो है ना। अगर आप यूरो यूज़ कर रहे हो, वो तो आराम से एक्सेप्टेबल और कन्वर्टेबल है ना बहुत सारी कंट्रीज़ में। पूरे के पूरे यूरोप में तो है ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। USA डॉलर तो है ही, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम तो EU की तारीफ कर रहे हैं ना कश्य समक्ष, कि कैसे यूरो जो कि EU की करेंसी है, बड़ी सारी EU की कंट्रीज यूज़ करती हैं यूरो, वो USA के अमेरिकन डॉलर की करेंसी पर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के बाहर भी ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाहर भी, इंडिया में भी भाई डॉलर एक्सेप्टेबल है। डॉलर कन्वर्टेबल नहीं है क्या यहाँ पर? बताओ। और बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल जैसे व्यापार करते हैं, कुछ करते हैं इंडिया में, अगर आप उनको डॉलर दो, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो EU की करेंसी यूरो अमेरिकन डॉलर को
थ्रेट पहुंचा सकता है, मतलब इतना दम है उसके अंदर, ऐसा बोल रहा है राइटर। जो शेयर है ईयू का वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, तीसरी तारीफ, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर ईयू का जो शेयर है, इट इज मच लार्जर देन दैट ऑफ यूएसए, यूएसए से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि उसको अलाउ करता है कि ईयू ना ज़्यादा एजर्टिव हो सकता है अगर उसको अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने हैं यूएसए से और चाइना से। ये वाली लाइन समझ में आई? अगर मेरा वर्ल्ड में शेयर वर्ल्ड ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा है तो मैं आपसे अच्छे से बार्गेनिंग नहीं कर सकता कि अगर आप यूएसए और चाइना, तो बताओ ज़रा, कर सकते हो ना आराम से, क्योंकि मैं कल को ये बोल दूंगा इस कीमत पे अगर खरीदना है खरीदो, और मुझे अगर पता है कि मेरी कंट्री से ही सामान अगर, या पूरे की पूरे ईयू से सामान अगर तुम्हारी कंट्री में जाता है, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, इतने रेट पे मिलेगा, आगे बढ़ चल। ये वाली चीज़ हमेशा वही बंदा कर सकता है ना जिसका मार्केट इकोनॉमी पे डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हो, है ना। तो ये चीज़ उसको एक एजर्टिव पावर देती है कि अगर उसका ट्रेड डिस्प्यूट कल को हो जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ईयू की, अगर ईयू का ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए यूरोपियन यूनियन का यूएसए से या चाइना से, तो हमेशा ट्रेड डिस्प्यूट में जो मनमानी जो चलेगी वो ईयू की चलेगी, क्योंकि वो, आप ऐसा मान लो कि वर्ल्ड लीडर है ट्रेड के मामले में, वर्ल्ड ट्रेड के मामले में। ईयू की इकोनॉमिक पावर इसको इन्फ्लुएंस देती है कि इसके जो आसपास के नेबर्स हैं, नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया और अफ्रीका, उसमें भी इसका दबदबा बना रहे। दबदबा इन द सेंस, याद रखना, हम कशिश समक्ष सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन की बात कर रहे हैं अभी, हम लोग मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में दबदबा बना रहा है, पैसों की टर्म्स में। फिर ईयू एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक की तरह फंक्शन करता है बड़े सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा पार्ट कवर हो गया कि ईयू जो है वो इकोनॉमिक पावर उसकी क्या है। चलो सेकंड पावर की बात करते हैं, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ईयू का क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें, रेडी? चलो ईयू अब कैसे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसा है इसकी बात करते हैं अब हम लोग। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत निकलते हैं इस टॉपिक से भर भर कर, मतलब ये इकोनॉमिक से भी, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक से भी, और मिलिट्री से भी। एक जो मेंबर है ईयू का, फ्रांस, इसके पास परमानेंट सीट है, इसके पास परमानेंट सीट है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अभी परमानेंट सीट वाली बात पता है क्या है? याद है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन में, याद है? उनमें से एक परमानेंट सीट इसके पास है, ये लिखा हुआ है ना परमानेंट सीट, ये देखो ये। दूसरा, ईयू के अंदर बड़े सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है, सॉरी ईयू के अंदर कह रहा हूँ, ईयू के बड़े सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसकी वजह से, एक बात बताओ मुझे, एक परमानेंट मेंबर, बड़े सारे नॉन परमानेंट मेंबर, तो ईयू को एक इन्फ्लुएंस मिलता है कि नहीं मिलता कि वो यूएसए की पॉलिसीज, अगर जैसे कुछ भी यूएसए करे, जैसे मतलब मान लो कि यूएसए की जो करंट पोजीशन है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ये क्या है कशिश, ये स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं, ईरान ना यूएसए उसके ऊपर ब्लेम लगाता रहता है बार बार ईरान के ऊपर कि तुम न्यूक्लियर टेस्टिंग करते रहते हो, तुम न्यूक्लियर टेस्टिंग करते रहते हो, तो उसको बैन कर देता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि तुम्हें ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, यूएन में इस चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, बंदिशें लगा देता है। ईरान से मतलब पीछे पड़ जाता है इसके हाथ धोकर, मतलब, और ईरान भी फिर मानता नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ईरान ये कहता है कि तुम लोगों ने जब एनपीटी वगैरह, उसको तो तुमने नहीं माना, तुमने तो अपने लिए रख रखा कि हम टेस्टिंग कर सकते हैं, बाकी कंट्री नहीं कर सकते। तो और भी तो ऐसी कंट्री हैं जो कि नहीं मानते तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, या मतलब जो तुम्हारी वो एनपीटी और वो ट्रीटीज़ हैं, मैं क्यों मानूँ? और मैं न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पसेस के लिए, एनर्जी जनरेशन उसके लिए यूज़ करता हूँ। यूएसए इसके ऊपर ब्लेम लगाता है कि याद है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो इराक में बोलकर घुसाता ही है। कंफ्यूज मत हो ना कशिश, इराक बात अलग थी, ये यहाँ पर मैं बात आपको बता रहा हूँ कि यूएसए ईरान के पीछे पड़ा रहता है, वो इराक की बात थी सद्दाम हुसैन वाली कंट्री की। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो उसकी पोजीशन है, ईयू मान लो बचाना चाह रहा है उसको कि ईरान के ऊपर बंदिशें ना लगें, तो बचा सकता है ना कि यूएन में जब वोटिंग होगी तो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं और एक परमानेंट मेंबर फ्रांस भी है, तो फ्रांस यूएसए के किसी भी डिसीजन पर वीटो नहीं कर सकता। क्या बताओ, याद है मैंने बताया था ना वीटो का मतलब नेगेटिव वोट, वैसे डिटेल में पढ़ाऊंगा 6 चैप्टर के अंदर यूएन वाले के अंदर। लेकिन जैसे मतलब मान लो कोई भी डिसीजन है, 5 परमानेंट मेंबर्स में किसी ने भी एक ने ना बोला तो वो सबके ऊपर ना माना जाएगा, फिर उसके ऊपर आगे चर्चा नहीं होगी। याद आया कशिश?
समक्ष, ठीक है। इसकी जो ये पॉलिटिकल पावर की अगर हम लोग बात करें आगे, जो ये डिप्लोमेसी यूज़ करता है, डिप्लोमेसी आप जानते हो ना, अपने फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह को भेजना, ब्यूरोक्रेट्स को भेजना दूसरी कंट्री में बात करने के लिए किसी भी मसले पर, जो ये डिप्लोमेसी को यूज़ करता है, जो ईयू की इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो नेगोशिएशंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि ईयू ना हमेशा डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन यानी कि एग्रीमेंट और पीसफुल पर्पसेस, जॉइंट एग्रीमेंट्स, जॉइंट मीटिंग, कंट्री के लीडर्स का इधर उधर आना जाना, ऐसे बात करना पसंद करता है, ना कि किसी भी तरह का कर्षण या फिर मिलिट्री फोर्स यूज़ करके। ये ईयू की पहचान है, ईयू की बहुत सारी कंट्रीज़ की पहचान है, और यही इसकी आइडेंटिटी के प्यार से बात करना, आपसी समझौता करना, डिस्प्यूट हो गया तो एग्रीमेंट करना, पुलिस मतलब ये आर्मी वगैरह का और इसका यूज़ ना करना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही है। जब चाइना के साथ इसे बड़े सारे मसलों पर एक बारी बात करनी थी, लाइक ह्यूमन राइट्स के इशूज़ और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इशूज़, ऑब्वियसली बात है कशिश, अगर आप किसी के साथ ये कह रहे हो कि टेबल पे बैठ के बात कर लेते हैं वो ज़्यादा बढ़िया है, कि या फिर ऐसी धमकी दे देना कि कोलिजन फोर्सेस बनाकर हम तेरी कंट्री घुस रहे हैं जैसे अमेरिका करता है। तो यहाँ पर आप इसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर समझ रहे हो कि मतलब जो कंट्रीज अमेरिका की हेजीमनी से डरती हैं, या जिनको ये लगता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर एक कि ग्लोबल मॉरल पुलिस बनने की बात करता है, तो वो ईयू का रास्ता पकड़ सकते हैं, ईयू का हाथ थाम सकते हैं कि ईयू भाई कभी भी ना ऐसे रेंडमली कोलिजन फोर्सेस बनाकर नहीं ले आएगा, वो टेबल पे बात करना बैठकर जानता है ये चीज़। लास्ट है इसकी पावर जो है वो है इसकी मिलिट्री पावर, तीसरी पावर है मिलिट्री पावर। हमने इकोनॉमिक बात कर ली, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बात कर ली, तीसरी पावर है मिलिट्री। मिलिटरीली ईयू की जो आर्म्ड फोर्सेज है, कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेज, याद रखना कशिश समझ में, ईयू की कंबाइंड फोर्सेज की बात कर रहा हूँ, किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, और पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वो कंट्री जो ईयू में शामिल है। ईयू की कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फोर्सेज है, अगेन लार्जेस्ट कौन है, यूएसए की। इसकी जो टोटल स्पेंडिंग है डिफेंस के ऊपर वो सेकंड है, सेकंड नंबर पे आती है कि जितना ये खर्चा करता है टैंक्स पे, बजूका पे, मिलिट्री के अपग्रेडेशन पे, मिलिट्री ऑफिसर्स की स्किलिंग पे, नई नई पेट्रोलिंग एक्टिविटीज़ पे, पेट्रोलिंग आप जानते हो ना कि मतलब देखना और वो सब करना, मिलिट्री एक्सपेंसेस पे, इक्विपमेंट्स पे, वेपन्स पे, मॉडर्नाइजेशन पे, आर्मी मॉडर्नाइजेशन पे, ये सारा खर्चा इसका सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर यूएसए। एक जो ईयू का मेंबर है अगेन फ्रांस, इसके पास लगभग 335 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और ईयू वर्ल्ड का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मुझे एक बात बताओ, आपने तीनों डायमेंशन आज की क्लास में कवर कर ली, ठीक है, ध्यान से बताना, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आपने तीनों डायमेंशन कवर कर ली आज की क्लास में, ईयू से रिलेटेड कि ईयू इकोनॉमिक पावर उसकी कैसी है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर कैसी है सेकंड, और थर्ड आपने कवर करी मिलिट्री पावर कैसी है। आपको क्या लगा, यूएसए की हेजीमनी को ये कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल कर सकता है, या ओवरकम कर सकता है? क्या आंसर है आपका, बताओ। नहीं टक्कर दे सकता, टक्कर दे सकता है, या फिर उससे ऊपर निकल सकता है और खुद हेजीमन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता है? बताओ क्या लगा आपको, क्योंकि हमें एनालाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन के ऐसा आएगा क्रिटिकल एनालाइज एग्जामिन, यूपीएससी के हिसाब से भी यही कंटेंट काम आएगा और सीबीएसई के हिसाब से भी। बताओ मुझे इसका आंसर बताओ। ओवरकम, तो रीजंस दो, कैसे ओवरकम कर लेगा? ओवरकम कर लेगा, ओवरकम, अच्छा कैसे? अच्छा, तो उससे ओवरकम हो जाएगी अमेरिका की एजेंडा। हाँ फिर वो यूरोस तो है इसमें, रशियन करेंसी, ठीक है, ठीक है, फिर उनका वो यूरोपियन वो है कल्चर, और वो नहीं, इससे ओवरकम नहीं हो सकती, मतलब ट्रेड वगैरह से बढ़ा सकते हैं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको इससे ओवरकम नहीं हो सकती, ठीक है। कशिश आप कोशिश करो, तो क्या कर सकता है, मतलब कम है, टक्कर दे सकता है, क्या कर सकता है बताओ? कम है, ये आपका भी आंसर कर लेता है। टक्कर तो दे ही रहा है ना, सामने हमने कंटेंट देखा, बोलो टक्कर दे रहा है, टक्कर तो दे ही रहा है ना, पीछे है हाँ, लेकिन टक्कर दे रहा है भाई, पीछे है का मतलब वो टक्कर, कशिश दो बातों को कंबाइन मत करो, टक्कर देने के केपेबल है कि नहीं है तो बता दो, पीछे है तो क्या हुआ, अगर मैं सेकंड बेस्ट हूँ तो आपको टक्कर तो दे ही रहा हूँ ना, आपके बाद तो मैं ही आता हूँ, समझ गए? अब हाँ दे रहा है ना, तो उसकी हेजीमनी को
ओवरकम नहीं कर सकता, चैलेंज कर सकता है। अब ध्यान से सुन लो, इसकी एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस हम लोग बात करते हैं। भाई तेरे पास इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, उछलने की क्या जरूरत है तेरे को? तेरी औकात क्या है? यू के लिए बोल रहा हूं मैं, औकात क्या है तेरी? तू सारी चीजों में इतनी सारी कंट्रीज को कशिश समझ कंबाइंड करके फिर भी सेकंड लार्जेस्ट है तू हर चीज में। ओवरकम तो फिर भी नहीं कर पाया ना। हम धज्जियां उड़ा रहे हैं अभी यू की, ठीक है, समझना कशिश। तू हर चीज में भाई मान है, लेकिन साले तू पूरा यू कंबाइन करके 28 कंट्री का, वो अकेला अमेरिका एक कंट्री, तब भी सालों तुम पीछे हो सेकंड बेस्ट हर चीज में। कैसे? इकोनॉमिक से फिर से शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। इकोनॉमी, भाई तुम 28 कंट्रीज की इकोनॉमी सेकंड बिगेस्ट है, फिर भी बिगेस्ट नहीं है। $7 ट्रिलियन है तुम्हारा आंकड़ा, जो तुम जीडीपी 2016 में तुमने जो अपना पैसे बनाए, लेकिन उससे ज्यादा पैसे अमेरिका इकलौती कंट्री ने बनाए खड़े होकर। करेंसी की टर्म्स में तुम्हारा यूरो यूएसए के डॉलर को चैलेंज पोज कर सकता है, लेकिन फिर भी बेटा इतनी ज्यादा कंट्रीज तुम्हारा ये यूरो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अमेरिकन डॉलर आज भी बहुत ज्यादा उसकी ओमनी प्रेजेंस है, बहुत सारी कंट्रीज ले लेती है उसको। तुम्हारी जो प्रेजेंस है ना, तुम्हारी औकात सिर्फ यूरोप तक सीमित है, उसके आगे चलो ठीक है, ट्रेडिंग में तू आगे निकलने दिया तेरे को, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पर ये बात आ रही थी कि ट्रेड तुम बहुत ज्यादा करते हो, तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन बेटा आप पढ़ोगे, वैसे हमने हेजीमनी का चैप्टर अभी छोड़ रखा है, उसमें हम पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम कह लो या ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कह लो। इसके तहत, इस एग्रीमेंट के तहत जो अमेरिका लेकर आया था, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक बने थे। तो बेटा वो बच्चे तो अमेरिका के ही हैं। तू क्या खुश हो रहा है कि तेरी तरफ ओरिएंट होकर नमस्ते अंकल तेरे को कर रहे हैं? अगर वो तो बाप की बात ही तो मानेंगे। बाप कौन है? अमेरिका। WTO में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में तेरा ट्रेड में बहुत सारा अच्छा वो है, तो तुम सोचो कि अमेरिका की हेजीमनी इससे ओवरकम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बात करते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की। तुम्हारा एक मेंबर फ्रांस परमानेंट मेंबर है, ठीक है, लेकिन यूएसए को भी तो कम मत समझो, परमानेंट मेंबर तो वो भी है। बड़े सारे तुम्हारे नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल है, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर है, वो हर 2 साल के लिए वो रहते हैं, ठीक है भाई। लेकिन जब यूएसए को कोलिजन फोर्सेस बनानी होगी ना, तुम जैसों से परमिशन भी नहीं लेगा वो। इसके प्रूफ है 4: ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। उसकी तरफ कोई नजरें देखेगा ना, तुम यूनाइटेड नेशंस में जितना मर्जी वोट डालते रहना, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करते रहना अमेरिका को, वो फिर भी वो एक्शन कर लेगा। उसे तुम जैसे पिल्लों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए ऐसी टोन यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, चलो ठीक है तुम सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अमेरिका ने तो आज तक ईरान को सपोर्ट नहीं मिलने दिया ना इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तुम सिर्फ बातों नहीं सपोर्ट दे सकते हो ना उसे, रियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक सपोर्ट देकर दिखाओ। दमी नहीं है। बड़े सारे तुम्हारे खुद के मेंबर्स, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ हैं? अमेरिका के गुलाम बने हैं वो तो। अगर इतना ही दम है समक्ष आशीष, तो नेटो का मेंबर बनने से रोक दो ना उनको, बोल दो नेटो सब छोड़ दो, सारी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका को रहने दो के लिए। नेटो क्यों नहीं छोड़ती हैं वो? फायदा है उनका, नाम है उनका, कोल्ड वॉर के टाइम पे बना था, आज तक चला आ रहा है। किसी भी धरती में घुसना हो, किसी भी वर्ल्ड की धरती अंदर से किसी भी कंट्री के अंदर घुसना हो, नेटो की कंबाइंड फोर्सेज जाती, नाम तो यूरोपियन कंट्रीज का भी होता है ना। तुम मिलिट्री पावर की बात करते हैं, तुम जो है तुम्हारे पास आर्म फोर्सेस, अबे सालो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, 28 कंट्रीज की कंबाइंड आर्म फोर्सेस है तुम्हारे पास, फिर भी सेकंड बेस्ट है अमेरिका से, फिर भी बेस्ट नहीं है तुम्हारे पास। शर्म कर लो। अमेरिका के पास इकलौती कंट्री, तुम 28 कंट्री पूरी ईयू को कहकर तब भी तुम्हें ये लिखना पड़ रहा है किताबों के अंदर के सेकंड बेस्ट है। साइज देखो तुम अपना, फिर भी उसके बाद भी सेकंड बेस्ट हो तुम। अमेरिका देखो, इकलौती कंट्री, नहीं भाई साइज यार कैसी लॉजिकल इलॉजिकल बातें कर रहे हो आप। समझ, साइज 28 कंट्री का ज्यादा बड़ा होगा कि अमेरिका का बड़ा होगा? मतलब यूरोप तो छोटा है ना। अरे यार कंट्रीज का साइज भाई, मिलिट्री पावर और उससे साइज का क्या, पॉपुलेशन कोई अमेरिका की ज्यादा थोड़ी ना है। जितनी एक एक कंट्री की पॉपुलेशन है उतनी अमेरिका की पॉपुलेशन है। उसके बाद तुम्हारे पास 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। बेटा आपको अंदाजा भी नहीं है कि अमेरिका के पास कितने हो सकते हैं, ठीक है।
हिरोशिमा नागासाकी में उसने जो तहलका मचा दिया था, आप अभी तक ऐसा कोई आपका इवेंट है भी नहीं। और स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में मुंह मार लो अपना गोबर के अंदर जाके, 28 कंट्रीज स्पेस और टेक्नोलॉजी के कंट्रीज के मामले में, फिर भी तुम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हो, फर्स्ट तो नहीं हो ना। अमेरिका आज भी वो टेक्नोलॉजी, स्पेस कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर सैटेलाइट, न्यूक्लियर वेपन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इसके मामले में काफी ज्यादा तुमसे आगे है। तुम 28 मिलकर भी ये खत्म नहीं कर सकते। तो बेटा हेजेमनी को ओवरकम करने की कोशिश मत करना, पापा बहुत आगे हैं आपसे, उनका बाप बनने की कोशिश करोगे तो अच्छे से मारे जाओगे। तो इस एग्रेसिव डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।